आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। नमस्ते दोस्तों, मूवीज फिलॉसफी के इस नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम फिल्मों की गहराई में उतरते हैं, उनकी कहानियों को जीते हैं और उनसे मिलने वाले संदेशों को आपके साथ साझा करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने न सिर्फ हमें इतिहास की गहराइयों में ले जाया, बल्कि आज की पीढ़ी को भी आईना दिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2006 में रिलीज हुई राकेश ओम प्रकाश मेहरा की मास्टरपीस फिल्म रंग दे बसंती की। ये फिल्म न सिर्फ एक कहानी है, बल्कि एक क्रांति का आह्वान है, एक जज्बे की गूंज है। तो चलिए इस फिल्म की कहानी को फिर से जीते हैं और इसके भावनात्मक रंगों में रंग जाते हैं। परिचय: एक डायरी से शुरू हुई क्रांति की कहानी। रंग दे बसंती की कहानी शुरू होती है ब्रिटिश फिल्म मेकर सू मैकिनले एलिस पैटन से, जो अपने दादाजी की डायरी के पन्नों में खोई हुई है। उनके दादाजी मिस्टर मैकिनले स्टीवन मैकिनटॉश भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंपीरियल पुलिस में जेलर थे। उनकी डायरी में भारत के 5 क्रांतिकारियों चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी बयान की गई है। मिस्टर मैकिनले लिखते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में 2 तरह के लोग देखे, एक वो जो चुपचाप मौत को गले लगा लेते थे और दूसरे वो जो अपनी मौत पर रोते बिलखते थे। लेकिन फिर वो तीसरे तरह के लोगों से मिले जिन्होंने मौत को दोस्त की तरह गले लगाया, हंसते हंसते। इसी प्रेरणा से सू भारत आती है ताकि इन क्रांतिकारियों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना सके। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपनी दोस्त सोनिया सोहा अली खान की मदद से वो अपनी फिल्म के लिए किरदारों की तलाश शुरू करती है। कई असफल ऑडिशन के बाद वो 4 दोस्तों दलजीत उर्फ डीजे, आमिर खान, करण सिंघानिया, सिद्धार्थ नारायण, असलम खान, कुणाल कपूर और सुखी राम शर्मन जोशी को अपनी फिल्म में लेती है। बाद में लक्ष्मण पांडे, अतुल कुलकर्णी भी इस टीम में शामिल होता है। हालांकि उसकी मुस्लिम विरोधी सोच और असलम के प्रति नफरत शुरू में तनाव पैदा करती है। कहानी: क्रांतिकारियों की आत्मा का जागरण। शुरुआत में ये चारों दोस्त फिल्म में काम करने के लिए बिल्कुल उत्साहित नहीं है। उनके लिए स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित हैं। लेकिन जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ती है, क्रांतिकारियों की भावनाएं और उनके बलिदान इन युवाओं के दिलों में उतरने लगते हैं। डीजे, जो हमेशा हंसी मजाक में रहता है, भगत सिंह के किरदार को निभाते हुए उनकी बेबाकी और जुनून को समझने लगता है। वो एक सीन में कहता है, जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं, जो हो रहा है उसे बर्दाश्त कर लो या फिर उसे बदलने की जिम्मेदारी उठा लो। ये डायलॉग न सिर्फ भगत सिंह की सोच को दर्शाता है, बल्कि डीजे के भीतर जाग रहे बदलाव को भी दिखाता है। करण, जो एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है, आजाद के किरदार में ढलते हुए अपनी जिंदगी की खालीपन को महसूस करता है। असलम और सुखी भी अपने किरदारों के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ लेते हैं। लक्ष्मण पांडे, जो शुरू में असलम के साथ तनाव में रहता है, धीरे धीरे समझने लगता है कि असली दुश्मन तो सिस्टम है, न कि कोई धर्म या जाति। एक भावुक सीन में वो असलम से कहता है, दुश्मन बाहर नहीं, हमारे भीतर बैठा है और उसे मारना सबसे मुश्किल है। चरमोत्कर्ष: एक त्रासदी और क्रांति का जन्म। कहानी तब एक दर्दनाक मोड़ लेती है जब सोनिया के मंगेतर भारतीय वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय सिंह राठौड़ आर माधवन की एक हवाई दुर्घटना में मौत हो जाती है। सरकार इसे पायलट की गलती बताकर केस बंद कर देती है, लेकिन सोनिया और उसके दोस्त इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। वो पता लगाते हैं कि यह दुर्घटना भ्रष्ट रक्षा मंत्री मोहन आगाशे की वजह से हुई, जिसने सस्ते और अवैध MiG 21 पार्ट्स के सौदे किए थे। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा तब होता है जब करण को पता चलता है कि इस सौदे के पीछे उसके अपने पिता राजनाथ सिंघानिया, अनुपम खेर का हाथ था। इस अन्याय से आहत होकर ये दोस्त इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, लेकिन पुलिस की बर्बरता में अजय की मां वहीदा रहमान गंभीर रूप से घायल होकर कोमा में चली जाती है। इस घटना ने इन युवाओं को अंदर से तोड़ दिया। डीजे, करण, असलम, सुखी और लक्ष्मण अब फैसला करते हैं कि वो पुराने क्रांतिकारियों की तरह अन्याय के खिलाफ हथियार उठाएंगे। एक सीन में डीजे गुस्से में कहता है,
अब खून का रंग बदलने का वक्त आ गया है, रंग दे बसंती। इन पांचों ने मिलकर रक्षा मंत्री की हत्या कर दी और करण ने अपने पिता को भी मार डाला। लेकिन उनकी मंशा सिर्फ बदला लेना नहीं था, वो जनता को सच्चाई बताना चाहते थे। इसके लिए वो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लेते हैं। करण लाइव प्रसारण में रक्षा मंत्री और सिस्टम की भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। वो बोलता है, हम आतंकवादी नहीं, क्रांतिकारी हैं। हमारा मकसद मारना नहीं, जागना है। लेकिन पुलिस उन्हें आतंकवादी घोषित कर देती है और उन पर गोलियां चला दी जाती हैं। पहले सुखी मारा जाता है, फिर असलम और लक्ष्मण एक दूसरे का हाथ थामे हंसते हंसते मौत को गले लगा लेते हैं। आखिर में डीजे और करण रिकॉर्डिंग रूम में एक दूसरे से आखिरी बार बात करते हैं। डीजे, जो सू से प्यार करता था, हंसते हुए कहता है, सू को बोलना मैंने हार नहीं मानी, बस थोड़ा जल्दी चला गया। और फिर वो दोनों भी गोलियों की बौछार में हंसते हंसते शहीद हो जाते हैं। निष्कर्ष, हंसी में बसी क्रांति की गूंज। फिल्म के अंत में सू बताती है कि इन लड़कों ने उसकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला। वो और सोनिया उस छत पर खड़े होकर उन लड़कों को याद करते हैं जहां अजय ने सोनिया को प्रपोज किया था। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो पांचों अभी भी खेतों में दौड़ रहे हों, हंस रहे हों, अपनी शर्ट हवा में उछाल रहे हों, मानो जिंदगी का जश्न मना रहे हों। रंग दे बसंती सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक भावना है। ये हमें सिखाती है कि क्रांति कभी मरती नहीं, वो बस रूप बदल लेती है। ये फिल्म हमें पूछती है कि क्या हम अपनी आजादी की कीमत को समझते हैं? क्या हम उस सिस्टम को बदलने के लिए तैयार हैं जो हमें जकड़े हुए है? मिस्टर मैकिनले की डायरी का वो तीसरा तरह का इंसान जो मौत को हंसते हुए गले लगाता है, शायद यही हमें सिखाता है कि जिंदगी और मौत से बड़ा है जुनून, है बलिदान। तो दोस्तों, रंग दे बसंती हमें सिर्फ इतिहास नहीं दिखाती बल्कि आज को बदलने की हिम्मत देती है। मूवीज फिलॉसफी के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। हमें बताइए कि इस फिल्म ने आपको क्या सिखाया। अगले एपिसोड तक के लिए अलविदा, और याद रखिए, कोई भी मंजिल दूर नहीं, बस हौसला चाहिए। नमस्ते।